मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमत। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में जो मामला है, उसकी सुनवाई होने वाली है। यह केस लगभग अंतिम दौर में माना जा रहा है। 2 जनवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है और सुनवाई होगी डबल बेंच पे, जिसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश माननीय के विनोद चंद्रन साहब होंगे और साथ में जो न्यायाधीश हैं वो हैं पार्थसारथी साहब। अब इसको लेकर चूंकि अंतिम दौर का है तो दोनों ही पक्ष बिहार सरकार की तरफ से और इधर जो याचिकाकर्ता है सुनील कुमार और उनके साथ के लोग, सभी लोग उत्साहित हैं और पूरी तैयारी में हैं। इसको लेकर एक जो नई सूचना आई है तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस केस को लेकर बिहार सरकार ने विगत 22-23 तारीख को इसी दिसंबर में ही अपना हलफनामा एफिडेविट दिया है। इस है एफिडेविट में क्या कहा गया है, ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि इस पूरे एफिडेविट को देखने के बाद लग रहा है कि सरकार कुछ नया नहीं कह पाई है। सरकार वही कह रही है जिसके बारे में ऑलरेडी वो पहले कह चुकी है और उसको एक तरह से कहें कि कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। ये लगभग मैं आपको बताऊं कि 95 पन्ने का ये एफिडेविट है और इसमें लगभग 45-46 बिंदुओं का वर्णन किया गया है। और या यूं कहें कि ये जो आरक्षण का मुद्दा नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रहा है, इसका पूरा इतिहास भूगोल इसमें बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई है। अब इसके जो एफिडेविट है इसमें पॉइंट 33 है। इसमें जो कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए 21/10/22 को एक समर्पित आयोग के रूप में अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आयोग को अधिसूचित किया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि ये सारी कहानी यहीं से शुरू की जा रही है। इसमें इसके पूर्व में जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कृष्णमूर्ति के मामले में फैसला दिया था, गावली के मामले में फैसला दिया था, इन सारे चीजों में आरक्षण को लेकर क्या कहा गया था, इन सारी चीजों पर बिंदुवार बात की गई है। और जो 34 नंबर में है उसमें कहा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। इसे समर्पित आयोग के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिस पर स्पष्ट जिसका स्पष्ट उद्देश्य राज्य नगर निकायों के पदों में अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता की समीक्षा करनी थी। मतलब ये जो समर्पित आयोग डेडिकेटेड कमीशन बना था, उसका क्या काम था, क्या उद्देश्य था, ये बताया गया है। अगर पूरे एफिडेविट को बिंदुवार बताने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका लबो-लुआब जो है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें जो कहा गया है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट सामाजिक शोध संस्थान पटना का जो है उसके द्वारा इसका सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 38 जिले के 261 नगर निकाय का एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया, व्यापक जानकारी एकत्रित की गई और समर्पित आयोग को ये प्रदान किया गया। मतलब एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और समर्पित आयोग को दिया, जिसको लेकर जिलाधिकारियों के साथ, नगर निकाय के पदाधिकारियों के साथ और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आयोग ने इन सूचनाओं को लेते हुए जो सर्वेक्षण में चीजें आई थी, एक बैठक की थी और इसमें जो अत्यंत पिछड़े वर्ग थे, उनके वर्गों की संख्या, सामाजिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व आदि की जानकारी दी गई थी। साथ में यह भी कहा गया कि आयोग के जो ये सदस्य थे, अध्यक्ष थे, इन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सभी जिलों का भ्रमण किया था, दौरा किया था और नगर निकायों के लोगों से
भी जानकारी ली गई थी। मतलब कि सर्वेक्षण पूरी तरह से किया गया था, ये बताने की यहाँ कोशिश की गई है। और उसके बाद कहा गया है कि और जब ये सारा सर्वेक्षण हो गया तो इसको लेकर 30/11/2022 को पिछड़े वर्गों के लिए जो राज्य आयोग है, उसने अपना राय दिया था, अपनी बात कही थी कि ट्रिपल टेस्ट ये जो कराया गया है, ये पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम निर्धारित किया है, उसी के तहत कराया गया है। आगे इसमें कहा जा रहा है एफिडेविट में कि समर्पित आयोग द्वारा तैयार सूची को फिर राज्य पिछड़ा आयोग के समक्ष रखा गया। अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसके आधार पर जातियों की पहचान की गई और सबसे पिछड़े वर्ग में रखा गया ताकि आरक्षण का लाभ दिया जा सके। उपरोक्त के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में नगर निकाय चुनावों की घोषणा की। 2 चरणों में इसकी घोषणा की गई थी। 18 दिसंबर 2022 को प्रथम चरण का चुनाव था और 28 दिसंबर 22 को द्वितीय चरण का चुनाव था। इसकी घोषणा की गई थी, निर्धारित हुआ, चुनाव हुआ, परिणाम घोषित कर दिए गए और उसके बाद मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों का जो पद था, उसके उम्मीदवारों को 4/1/23 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। उसके बाद में शपथ ग्रहण का काम हुआ, अब वो लोग काम कर रहे हैं। पूरे एफिडेविट में यही बात है। लेकिन इसमें जो मूल बिंदु है उसको देखिए, क्योंकि मूल बिंदु पर कहीं भी ध्यान नहीं गया है। और मूल बिंदु क्या था कि हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर 2022 को कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही चुनाव कराया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाकर सर्वेक्षण कराने के बाद, ट्रिपल टेस्ट जिसे कहते हैं, उसके बाद ही आरक्षण दिया जाएगा और तभी चुनाव होगा। ये 4 अक्टूबर की घटना है, जिस दिन ये ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तब किया गया था जब इसके पूर्व ही बिना आरक्षण या ट्रिपल टेस्ट के सरकार ने, या यूं कहे बिहार चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें 10 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव होना था और 20 अक्टूबर को द्वितीय चरण का चुनाव होना था। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आप बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव नहीं करा सकते हैं और अगर कराना है तो जितने भी आरक्षित पद हैं उनको सामान्य मानकर और तब चुनाव कराइए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई थी सरकार में और सरकार ने यह कहा कि इस फैसले के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं। उन्होंने फिर हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जो नियम है उसके तहत ट्रिपल टेस्ट कराएंगे और तब चुनाव कराएंगे। कहने का मतलब कि सरकार ने तब चुनाव रद्द कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सरकार ने चुनाव रद्द कर दिया था। इसको लेकर 18 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। हालांकि ये गठन पूर्व में था, कई वर्षों पूर्व हो चुका था। 20 अक्टूबर को इस आयोग को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में घोषित कर दिया गया और ट्रिपल टेस्ट कराने का जिम्मा इसी आयोग को दिया गया, डेडिकेटेड कमीशन को दिया गया। जब इसे डेडिकेटेड कमीशन मान लिया गया और सर्वे की बात होने लगी, उसी बीच सुनील कुमार जो याचिकाकर्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका यह कहना था कि ये जो डेडिकेटेड कमीशन है वो सही नहीं है, क्योंकि डेडिकेटेड कमीशन का जो गठन होता है, डेडिकेटेड कमीशन का मतलब ही है समर्पित आयोग। मतलब किसी एक काम के लिए वो समर्पित होता है, उसमें दूसरा कोई काम नहीं होना है और उसी कार्य के लिए उस आयोग का गठन होता है, डेडिकेटेड समर्पित आयोग का गठन होता है और
उस कार्य की समाप्ति के बाद वह आयोग समाप्त हो जाता है। लेकिन ये आयोग तो बहुत पहले से चल रहा था। दूसरी बात कि आयोग में न्यायाधीश होने चाहिए, बड़े स्तर के ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, उस क्षेत्र के जानकार होने चाहिए, लेकिन इस आयोग में वैसा कुछ नहीं था। इसमें राजनीतिक रूप से जो प्रखंड स्तरीय नेता थे, उन्हीं 4 लोगों का ये आयोग था, जिसको डेडिकेटेड कमीशन मान लिया गया था। इसको लेकर सुनील कुमार चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2022 को स्पष्ट कहा था कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। हम इसे डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते। लेकिन उस समय अ, नुक्ते के हेर-फेर को बहाना बनाकर तुरंत 30 नवंबर को ही सरकार ने या बिहार निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि जारी कर दी और ये तिथि था 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को। प्रथम चरण 18 दिसंबर और द्वितीय चरण का चुनाव 28 दिसंबर। लेकिन हास्यास्पद बात यह था कि जिस चुनाव को बिहार सरकार ने ही रद्द कर दिया था, उसका जब दोबारा उसकी तिथि निकाली गई और वह भी बिना किसी अधिसूचना के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब आपने रद्द कर दिया चुनाव एक बार, तो जो जिन लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया था, वो भी रद्द हो गया। उस स्थिति में दोबारा पर्चा दाखिल कराना चाहिए था, वह भी नहीं किया गया था। लेकिन चुनाव उसके बाद हुआ। सरकार या यूं कहें कि चुनाव आयोग अपने जिद पर अड़ी रही। चुनाव भी हुआ, परिणाम भी आए, सारा कुछ हुआ। अभी जो माननीय जीते हुए हैं, वो पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, उससे काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें कहने को है। हालाँकि जो एफिडेविट बिहार सरकार ने दिया है, उसमें इन चीज़ों पर बड़ा जोर दिया है कि चुनाव समाप्त हो गया है, लोग शपथ ग्रहण ले लिए हैं, अपना काम कर रहे हैं, इस सारी चीज़ों पर। लेकिन जो मूल बिंदु है, उसको कहीं न कहीं नेग्लेक्ट कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। अब क्या होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे चीज़ जो बिहार सरकार ने इस एफिडेविट में दिया है, ये सारे चीज़ ऑलरेडी पहले से जो बहस हुए हैं, जो बातें हुई हैं, जो दलीलें आई हैं, उसमें हो चुका है। और एक तरह से कहें कि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। तो फिर वही बात आ रही है। तो आगे क्या होगा? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। निश्चित रूप से इसको लेकर जब ये एफिडेविट आया है, उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार और उनके लोग, उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, उससे लगता है कि गोल उनके पाले में जाना है। लेकिन न्याय करना है न्यायाधीश को। वो सारे तर्क को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं और उसके बाद वो अपना निर्णय देंगे, न्याय देंगे। बार-बार एक भी और भी चर्चा चल रही है कि फिर कहीं समय लेने की बात हो, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर कोर्ट इस मामले में समय देगा, चूँकि पिछले बार जो 4 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, उसमें आपको याद होगा कोर्ट ने सख्त रूप से ये कहा था कि 4 महीने में इसे पूरा करना था, 4 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब इसकी सुनवाई हो और इस पर न्याय किया जाएगा। तो समय भी आगे मिलने नहीं जा रहा है। स्थितियाँ यही है। जो अद्यतन जानकारी थी हमने आपको दी है। अब देखिए 2 तारीख को क्या होता है, लेकिन गहमा-गहमी दोनों तरफ है। दोनों पक्ष अपनी पूरी जी-जान लगाए हुए हैं कि उनके पक्ष में फैसला हो। देखते हैं क्या होता है और आप देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इस पूरे मुद्दे पर आप अपना मत, अपना विचार ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।